सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं और मेरी शुरुआत होती है सन 2004 से, जब मैं एक छोटा था और 10th क्लास में था। मैं अपने घर आता था और घर आने के बाद मुझे पता लगता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास लगती थी, मगर मैं पानी नहीं पी पाता था। मुझे नहीं सिखाया जाता था क्योंकि मैं आलिया नाज का बेटा भाई था और हरिशंकर सर जो हमारे बड़े सर थे उनका बेटा मनीष ठाकुर, तो मनी को सिखाती थी मैडम क्योंकि वो सर का बेटा था। ये थोड़ी सी पार्शियलिटी मेरे साथ हुई, बट मैंने झेला, मैंने महसूस किया। साथी टॉक्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे साथी टॉक्स के इस मंच पर आने का मौका मिला। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, हर इंसान मुकाम हासिल करना चाहता है और मुकाम हासिल करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं और मेरी शुरुआत होती है सन 2004 से, जब मैं एक छोटा था और 10th क्लास में था। मैं अपने घर आता था और घर आने के बाद मुझे पता लगता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास लगती थी, मगर मैं पानी नहीं पी पाता था क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत सारी लड़कियां बैठी होती थी और वो कुछ ना कुछ सीख रही होती हैं और वो कुछ ना कुछ कटिंग, टेलरिंग एंड सम कुछ ना कुछ वो ऐसा कुछ कर रही होती थी। मैं जीना चढ़ता था और उस जीने में ही मैं अपना बैग उतारता था और वहीं बैठ जाता था। उस टाइम में लगभग शायद 13-14 साल का या 15 साल का होगा और मैं जब क्लास मेरे घर में लग रही होती थी लड़कियों की, तो मैं अंदर नहीं जा पाता था, शर्म आता था, बहुत मुझे शर्म आती थी। लड़कियां बैठी होती थी, वो मुझे बोलती थी आ जाओ भैया ऐसे, बट मेरी बहनें उनको पढ़ा रही होती थी क्योंकि वो उन्हें आसपास के जो मेरे घर के आसपास के जो लोग थे, मैं जहांगीरपुरी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के आसपास की कुछ झुग्गियाँ थी, वहाँ से वो लड़कियाँ हमारे घर सीखने आती थी, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, कटिंग एंड टेलरिंग और या फिर कुछ हाथ के जो कुछ काम होते हैं वो सब मेरी बहनें उन्हें सिखाती थी और इस तरीके से थोड़ी बहुत रोजी रोटी हम लोग चला पाते थे। और मैं भी उन लड़कियों के बीच बहुत शर्मा शर्मी करके दोपहर उस जीने में काट देता था और फिर अंदर जाने की हिम्मत करता था। जहाँ कूलर होता था, मेरे एक कमरा हुआ करता था, उस कमरे में कूलर लगा था और वहाँ पर वो लड़कियाँ बैठी होती थी। फिर मैं थोड़ी बहुत जगह लेता था और मैं थोड़ी सी गर्मी को दूर करता था और बैठ जाता था। और इस तरीके से मैं एजुकेशन के माहौल में ही मैं रहा और एजुकेशन मेरे अंदर आती चली गई। शुरुआत मेरी वहीं से होती है एजुकेशन सेक्टर में आने की। उस दौरान कुछ लड़कियां, जो लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ने आती थी मेरी बहनों से, वो मेरी बहनों से जब पढ़ने आती थी तो वो गरीब थे उस दौरान बच्चे, और वो कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी और कुछ कमाना चाहती थी। बट 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें वो कुछ लड़कियां फेल हो जाती हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल नहीं होती, कंपार्टमेंट आ जाती है। और मैं भी 10th क्लास में होता हूँ उस दौरान, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उन्हें करा सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो गुण आ चुके होते थे जो मैं अपने घर के अंदर, माहौल के अंदर मैं देख रहा होता था और उस माहौल के अकॉर्डिंग मैं उन बच्चों को पढ़ाने लग जाता हूँ। जबकि मैं खुद उतना कॉन्फिडेंट, शायद उस टाइम तो कॉन्फिडेंट था, बट आज मैं सोचता हूँ शायद उस टाइम उतनी ज्ञान नहीं था, बट मुझे अपने पे भरोसा था। मैंने ये दावा किया था अपनी बहनों से कि मैं उन बच्चों को, उन लड़कियों को पास करा दूंगा। मुझे ध्यान नहीं है वो बच्चे पास हुए या नहीं, बट हाँ मैंने उनको पढ़ाया था। 10th क्लास में जो मेरे नोट्स थे, कॉपीज थी जिसमें मैं पढ़ता था, बादली में एक सर हुआ करते थे, भाई साहब, बहुत फेमस उस टाइम वो टीचर थे और मैं उनसे पढ़ने जाता था बादली में। और उनके जो नोट्स थे मेरे पास थे और मैं 10th क्लास में था और उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी और मैं पास हो चुका था। तो मैंने उनकी तैयारी कराई और मैं उनसे कुछ भी पैसे चार्ज नहीं किए। मुझे, जैसे कि मैंने बताया, मुझे नहीं पता कि वो पास हुए या फेल, बट हाँ मैंने वहां से अपना कॉन्फिडेंस बना लिया था। मैं कॉन्फिडेंट हो चुका था कि लोगों में कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। इन सभी बातों के दौरान मैं पढ़ता गया, चलता गया और मैं लोगों से मिलता गया और 10th क्लास से फिर 12th क्लास में आ जाता हूँ। 11th हो जाता है मेरा, 12th भी हो जाता है। अब बारी आती है 12th क्लास की। मेरी बहनें जो एक NGO चला रही होती हैं घर के अंदर, जिसका कोई नाम नहीं होता और बस ऐसे ही सिखा रही होती हैं, किसी को भी सिखाने लग जाती थी, बट एक नाम नहीं होता। बच्चे इतने ज्यादा थे कि आसपास के लोग देखते थे कि इतनी लड़कियां इसके घर में जा रही हैं। हमने डांस क्लास भी स्टार्ट करी थी, मुझे याद है अच्छे से। मैं उस दौरान छोटा था और
एक लड़की आज एयर होस्टेस है बहुत बड़ी, और वो जग्गी भाई मेरे एक दोस्त थे जो कि जहांगीरपुरी के ब्लॉक में रहते हैं। जग्गी भाई अगर ये मूवी मेरा शूट देख रहे होंगे समझ जाएंगे। उनकी बेटी थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो हमारे यहाँ क्लास के लिए आई डांस के लिए, और उसने भरपूर डांस किया। भलसवा जहांगीरपुरी में वो रहती हैं, अब तो उनकी शादी हो गई है और बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। उन्होंने डांस वांस किया और उसके बाद क्लास हमारी चलने लगी। हमने एकेडमी भी खोल दी एक तरीके से, घर के अंदर हम लोग डांस भी कराने लगे, मतलब बच्चों को नृत्य सिखाने लगे। एक मैम से हमने कांटेक्ट कर लिया। इस तरीके से हमारे पास लिंक बढ़ते गए, लोग हमसे जुड़ते गए, हमारा भरोसा लोगों पर चलने लगा। मेरी बहनें वहाँ पे अपने एरिया जहांगीरपुरी में फेमस होने लगी कि हाँ ये लोग बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज का बहुत ध्यान रखते हैं। कम पैसे में हम पढ़ाने लगे और मैं भी इस दौरान अपनी जो मेरे अंदर कमियां थी उनको ठीक करने लगा, और ठीक करते करते मैं अब 12th क्लास में आ गया। 12th क्लास में ऐसा होता है कि हमारा जो एनजीओ है, अभी एनजीओ नहीं था, वो एनजीओ हमने एक नाम में कन्वर्ट कर दिया। हमारे एक सर थे जिनका नाम HS ठाकुर सर है। अब वो दुनिया में तो नहीं है और मैं जितना भी बोलूं वो सब कम होगा उनके लिए। वो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और हमने उनके साथ और उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि उनकी एक बेटी थी भानु, हरिशंकर ठाकुर सर की बेटी भानु, और दीपू उनका बेटा था। दीपू अगर मेरी ये वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा, वो बहुत छोटा नन्हा बच्चा था। अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, और बहुत बोल्ड भी हो चुका है, बहुत बड़ी संस्थाएं भी चला रहा है। उस टाइम घर पे आता था, उसकी बहन भी आती थी कुछ सीखने, जैसे कटिंग टेलरिंग सीखने, या फिर कुछ ऐसा कुछ सीखने आती थी, 36 कांटा टाँका ऐसा कुछ होता था, जो हम लोग सामान कुछ लगाते थे और ऐसा कुछ होता था। जब हरिशंकर ठाकुर जी को पता लगा हम ऐसा करते हैं, तो हरिशंकर ठाकुर जी ने, जो कि जिनको हम बड़े सर भी मोहब्बत में कहते थे और आज भी कहते हैं, आज हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी उतने ही सम्मान के पात्र हैं वो जितने कल थे, और आज वो ज्यादा है कि आज उन्हीं की मुकाम से आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। तो हम लोगों ने कांटेक्ट किया और मेरी बहनों ने, और हमने एक एनजीओ ऑपरेट किया 23 दिसंबर 2004, जिसका नाम है साथी एनजीओ, और उसी का एक नाम है साथी टॉक्स। उसी के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं बड़ा मुतासिर हुआ उन सभी नामों से, और आज तक जितने भी मैं संस्थाएं खोलता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं नाम ये जरूर ऐड करता हूँ, क्योंकि ये दिया हुआ नाम है और ये उस टाइम का नाम है जब 2004 मेरी शुरुआत थी अपनी बहनों के साथ, और मेरी बहनों की हिम्मत और हौसला अफजाई उन्होंने की, और हमने मिलकर एक एनजीओ खोल दिया, जिसमें मेरी बहन सचिव के पद पे रही और सर प्रेसिडेंट के पद पे रहे, और हिरेंद्र सर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि मेरे एक माननीय सर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हरिशंकर ठाकुर जी के बाद मैंने हिरेंद्र सर से सीखा और उसको जिंदगी में अप्लाई भी किया, और इस तरीके से हम चलने लगे, सिखाने लगे लोगों को। जहांगीरपुर की जगह में हम सब जगह सिखाने लगे। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए, HIV एड्स पे हमने किया, ड्रग्स एडिक्शन पे हमने काम किया। मैं उस दौरान बहुत छोटा था, लेकिन सब कामों में लगा रहा अपनी बहनों के साथ कि एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरे सपने बड़े थे, मेरी बहनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मैं भी बढ़ता गया, चलता गया। मेरी स्कूलिंग खत्म हुई, मैं वेट कर रहा था, अपने इंतजार था मेरे 12th क्लास के रिजल्ट का, और तब तक मैं वहां जुग्गियों में पढ़ा रहा होता हूँ। आसपास की जुग्गियों में पढ़ाने लगा था एनजीओ के बिहाफ पर, क्योंकि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे और हमारा सपना था कि ये संस्था बहुत ऊपर जाए और समाज में कल्याण हो लोगों का, और हमारा भी परिवार चले, हम भी एक अच्छी पोजीशन में आए। पोजीशन हमें बहुत अच्छी मिली, मेरी बहनों को सब लोगों ने जाना पहचाना, मैं भी बड़ा होने लगा था। स्कूल में ना ड्रॉप हो चुका था और मैं वेट कर रहा था अपने रिजल्ट का, और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, और पढ़ाते पढ़ाते मैं अब एनजीओ में आने लगा। मेरी बहनें तो वही लड़कियों को पढ़ा रही होती थी जो पहले घर पे पढ़ाती थी, अब वो इस संस्था में रूम्स ले लिए थे हमने, और रूम्स में हम लोग पढ़ाने लगे थे अलग अलग। उससे पहले हमने अपने घर में भी रूम्स लिए थे, लेकिन अब बड़े लेवल पे काम होने लगा, बहुत सारे रूम्स हो गए, बहुत लोग कॉन्टैक्ट में आने लगे हमारे, और हम लोग पढ़ाने लगे। मैं वहां पर एक मैम थी, और वहां पे वो कंप्यूटर सिखाती थी सन 2006 में, जब मैं 12th क्लास में था, और मैं इंतजार करने लगा कि मुझे भी सीखने का मौका मिले, बट ऐसा हुआ नहीं। वो मैम हमारे बीच में नहीं है, और वो अब हमारे बीच में क्या, वो दुनिया में ही नहीं है। बट कुछ चीजें उनमें ऐसी थी कि वो मुझे नहीं सिखाना चाहती थी, और मैं सीखना चाहता था। मैं क्लास में देखता रहता था वो कैसे सिखा रही हैं, कैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सिखाया जा रहा है,
और मैं देखता रहता था और मैं देखता रहता था और मैं सीखता रहता था। बट मैम नहीं चाहती थी कि उनको मुझे सिखाया जाए, और उस टाइम यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था। यूट्यूब एक सहारा था आप सभी के लिए। देखिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं स्कूल में ट्यूशन इंस्टीट्यूट जाने लगा बहनों के पास, क्योंकि वो सिखाती थी, वहाँ पे खाली टाइम था, मैं वहाँ सीखने लगा। सर को मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा और मैं धीरे धीरे करते सीखता चला गया। मेरे साथ सर का बेटा जो कि मेरा दोस्त भी था, और हम दोनों के दोनों इस इंस्टीट्यूट जाने लगे, एनजीओ जाने लगे, और हम लोग सीखने लगे। मुझे नहीं सिखाया जाता था क्योंकि मैं आलिया नाज का बेटा भाई था, और हरिशंकर सर जो हमारे बड़े सर थे, उनका बेटा मनीष ठाकुर, मनी मेरा दोस्त जो आज भी इंस्टीट्यूट चलाता है और मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मनी को सिखाती थी मैडम, क्योंकि वो सर का बेटा था। ये थोड़ी सी पार्शियलिटी मेरे साथ हुई, बट मैंने झेला, मैंने महसूस किया, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं सीखता गया। मैंने कहीं सीखा नहीं, बस मैंने वहीं से सीखा, उन लोगों से ही सीखा। कुछ भी देर बैठा, बट मैं बैठ गया और सीखता रहा। और एक दिन मौका ऐसा आया कि मैं काफी सीख चुका था। मेरे अंदर शायद मेरे अंदर उस टाइम स्किल्स बहुत कम थी, बट मेरे अंदर एक चीज आ चुकी थी जो मेरी बहनों ने और मेरे घर से मुझे मिली, मेरा कॉन्फिडेंस, जो मुझे 10th क्लास में मुझे मिल चुका था पढ़ाने का। एक मौका आया कि मैम ने सर को बोला कि मैं इंस्टीट्यूट छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि शायद सैलरी का कुछ इशू था। और सर बड़े अच्छे थे, सर बड़े कॉन्फिडेंट थे, और सर ने सीधा मना कर दिया, ओके जा सकते हो, क्योंकि सर को डर नहीं लगता था। और ये गुण मैंने उनसे ही सीखा, डरना एकदम मना है, तुम जाओगे कोई और आएगा। सर रिस्पेक्ट करते थे, और मैं भी करता हूँ इसी तरीके से, बट डरना नहीं है किसी भी प्रोफेशन में। तो मना कर दिया और सर ने मुझे अपॉइंट कर दिया। मैं बहुत छोटा था, मैं खुद अभी फर्स्ट ईयर में आ चुका था। सर ने बोला क्या तुम पढ़ा पाओगे? मैं बोला हाँ। सर ने मेरे हाथ में चाबियां रख दी पूरे इंस्टीट्यूट की, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सुबह 7 बजे का बैच होता था सर्दियों के दिनों में, और मैं 6:30 पहुंच जाता था। वहां पे एक सफाई वाला अंकल हुआ करते थे, वो सफाई करते रहते थे और खाना भी बनाते थे। वो भी थोड़ा मुझसे इतना अच्छे से बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं ऑनर का बेटा नहीं था, मैं आलिया नाज का भाई था। और कभी कभी चिड़न होती है ना, वो ऐसा चिड़ रहती थी कि यार ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, चाबियां मिल गई हैं। तो वो जब सफाई कर देते थे, उसके बाद फिर भी मैं अपने इंस्टीट्यूट की सफाई करता था, झाड़ू लगाता था। और सुबह 7:30 बजे बच्चे आते थे, और एक बच्चा मुझे याद है, वो अंकल टाइप में थे उस दौरान, वो ड्राइवर थे। बट मुझे तो स्किल्स पता नहीं थी, उन्हें आता नहीं था। मैंने सिखाना शुरू कर दिया, जैसे मैंने 10th क्लास में अपने घर में सिखाया था थ्योरम वगैरह 10th क्लास की, ऐसे ही मैंने MS वर्ड सिखाना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं उस दौरान की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा। मैंने वहां पे शुरू करा, और वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता चला गया। अब मैं आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे मुझे बच्चे मिलने लगे मैं पढ़ाने लगा। अब सारा बर्डन मेरे पे आ गया धीरे धीरे। अब सोचिए एक इंस्टीट्यूट सन 2006, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मुझ में कमी है, सीखना चाहिए, लेकिन मेरे पे वही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होने लगा, और मैं सीखता चला गया, सिखाता चला गया, और मैं बढ़ता चला गया। सन 2006 मैं चला गया, सिखाता रहा, ऐसे करते करते सन 2008 आ गया। मैंने NIT मॉडल टाउन ज्वाइन कर लिया कुछ अच्छा करने के लिए। उससे पहले मैंने YMCA कनॉट प्लेस भगत सिंह रोड पर जो है, वहां ज्वाइन कर लिया NGO मैनेजमेंट। NGO मैनेजमेंट मैंने करना सीखा, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा सपना था ना एक NGO चलाना, समाज सेवा करना, या जो NGO हमने 2004 में शुरू किया था उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। मेरी बहन आलिया नाज जो कि सचिव थी NGO की, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और मैंने अपनी क्लासेस शुरू कर दी। मैं उस दौरान काफी छोटा था और मुझे उसकी महत्व नहीं पता था कि मेरे लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। जो बदलाव मेरी बहनें देख रही थी कि इस कोर्स को करने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव आ सकता है, वो उस टाइम मैं नहीं देख पा रहा था। जैसे कि हम बताते हैं, अगर माँ बाप आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं और आपके अंदर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, उनको ज्यादा नजर आता है कि आप कहाँ जा सकते हैं किस कोर्स को करने के बाद, अगर वो नॉलेजेबल हैं तो। लेकिन आप अपनी अड़ लगाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, कभी पास भी हो जाते हैं। बट ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी, बट मैं ज्यादा क्लासेस में जा नहीं पाया क्योंकि मैं शर्माता था, डरता था, घबराता था। क्योंकि वहाँ मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे साथ क्लास फ्रेंड्स थे, वो मेरी एज के नहीं थे। वो सबकी एज लगभग 40+ थी।
कुछ लोग डॉक्टर्स थे, कुछ लोग इंजीनियर्स थे, कुछ लोग हाई लेवल प्रोफाइल पे थे। कन्नॉट प्लेस सीपी YMCA मुझे 2006 में जाने का मौका मिला, और अब तो मैं सेमिनार में भी जाता हूँ वहाँ पे, वहाँ के प्रेसिडेंट्स को भी जानता हूँ, उनके साथ मीटिंग्स भी होती हैं। बट उस दौरान मैं एक स्टूडेंट था और मैं बहुत घबराता था, शाय मेरे अंदर थी और शाइनेस मेरी दूर नहीं हो पा रही थी, और मैं क्लासेस में बंक करने लगा। पास ही में एक बाजार लगता है जिसे अब पालिका बाजार कहते हैं, मैं वहां बैठ के अक्सर अपने दोस्त मनीष के साथ, क्योंकि मनीष भी मेरे साथ जाने लगा था, क्योंकि हरिशंकर ठाकुर सर जो मेरे बड़े सर हैं और हम दोनों की क्लास लगने लगी, क्योंकि हम सर का और मेरी सिस्टर का मानना था कि हम NGO को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, तो हमें ही ऑपरेट करना है। और हम दोनों के दोनों अभी एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे थे। मैं प्रशांत विहार रोहिणी से पढ़ा हूं, और आप समझ सकते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कितना कॉन्फिडेंट होता है। गालियों में तो होता है, मगर उस लेवल पे नहीं होता जो प्रोफेशनली होना चाहिए। और हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वहां पे हमें घबराहट अक्सर मुझे होने लगी, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, जब बताया जाता है अपने बारे में बताएं, तो मैंने एक पैंट पहनी हुई थी, एक शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट का कॉलर मैंने ऐसे किया हुआ था थोड़ा स्टाइल में, क्योंकि जहांगीरपुरी में रहता था और माहौल थोड़ा था वहां अच्छा था, मुझे लगा VIP समझा जाएगा मुझे, और मैं अक्सर उस मॉल में जाने लगा। पैंट, नैरो पैंट मैंने पहन ली, उस दौरान नैरो पैंट एक स्टाइल में थी। शर्ट आउट करी हुई, चोर बाजार से मैंने खरीदी थी 80 रुपए की, और वो पहन के चल गया। बट खाली कपड़ों से कुछ होता नहीं है। अक्सर मैं बच्चों को भी बताता हूँ, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, कपड़े पहनने का तरीका भी आना चाहिए, और वो मुझ पे नहीं था, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी, और मैं घबराहट में कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पे सब बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेटिव थे, बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से वो लोग आते थे। मेरा एडमिशन तो अच्छी जगह हुआ था, बट मैं उस लायक शायद नहीं था, और ऐसे करते करते मैंने वहां से ड्रॉप कर दिया। झूठ बोलने लगा और छुपाने लगा चीजों को। अक्सर मैं छुपा लेता था, और मेरा यकीन भी मान लिया जाता था, और वो मेरी असफलता का कारण बना एजुकेशन में। मगर सफलता मिली मुझे मेरी मेहनत से, मेरे उस कॉन्फिडेंस से जो मैंने 2004 में कमाया था खुद से, क्योंकि वो मेरे अंदर बूस्ट कर चुका था, मैं कमा चुका था। और मेरी 2006 में ऐसे मैंने अपना टॉप कर दिया। फिर 2008 में मैंने NIIT स्टार्ट किया, जो कि मॉडल टाउन दिल्ली में उपस्थित था एक इंस्टीट्यूट। वहां पर भी मैं जाने लगा, वहां भी मोटी फीस थी, और मैं वहां पे लड़ाई करने लगा, क्योंकि सन 2008 की बात है, और उस टाइम एक MS ऑफिस एक लॉन्च हुआ था, 2007 वर्जन। उसकी मुझसे लगभग 20,000 मांगे गए, बट मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलवाता था, और मैं अपने इंस्टीट्यूट में ही रहता था, तो मुझे लगा ये बहुत ज्यादा फीस है। सन 2008 में अगर 20,000 रुपए आपसे कोई MS ऑफिस की मांगता है, तो आपको बहुत ज्यादा ही लगेंगे। आज भी हम 2025 और 26 में हैं, अगर हमसे कोई 20,000 MS ऑफिस के मांगे, तो हमें कोई नहीं दे पाएगा, हम लोग नहीं दे पाएगा। तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। वो डॉक्यूमेंट्स भी आज मेरे पास हैं, और मैंने कुछ पैसे जमा करे, फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने YMCA छोड़ा, ऐसे ही मैंने NIIT छोड़ा, और एजुकेशन में जहां पर भी जाता वहां मुझे बस ऐसा लगता कि पैसा ही कमाया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा। और ऐसा होते होते मैं फिर से वापस अपने इंस्टीट्यूट में ही आ गया, और मैं पढ़ाने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि सर की बहुत तबीयत खराब थी, और सर को ऐसा हुआ कि सर ने आना बंद कर दिया। सर हॉस्पिटलाइज हो गए, और कहानी सर की ऐसा होने लगी, खत्म होने वाले हैं। सबका एलिगेशंस हमारे ऊपर आया, क्योंकि उस संस्था में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मेरी बहनें और मैं ही था। सबको ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने कुछ करा दिया है, या फिर यही सब कुछ है, शायद ये कुछ करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, इस संस्था को लेना चाहते हैं। और ये एलिगेशंस लगते गए, कानों में आते गए, बट मैंने जाना नहीं छोड़ा। मैं रोज सुबह 7 बजे जाता, और शाम को रोज 8:30-9 बजे आता। एक दिन की बात है, उस दिन मंगल था, क्योंकि मंगलवार के दिन बाजार लगता था नीचे। तो जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आया, तो मुझसे बोला गया वो चाबियां दे दीजिए। मुझे अंदाजा था शायद कुछ गलत होने वाला है, बट मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुझसे चाबियां मांगी जा रही हैं, इसलिए कि अब तुम्हें आना नहीं है। और इंसान को इज्जत बहुत प्यारी होती है, पैसा प्यारा नहीं होता हर किसी के लिए। और मेरी फैमिली और मेरे लिए पैसा प्यारा नहीं था, क्योंकि हमें इज्जत ही प्यारी थी, और हम इज्जत से ही आए थे, और अपना मानकर ही हम इस संस्था को चला भी रहे थे।
और हम लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया और आज तक करते भी आए हैं। तो हुआ ये कि मुझसे चाबियाँ ले ली गई और चाबियाँ लेने के बाद मुझसे बोला गया अब इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, और मैं घर आ गया जैसे तैसे करके। मुझे बुरा लगा और बुरा लगने के बाद मैंने अपनी बहनों से जिक्र किया और मुझे परेशानी हुई। उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, इट्स ओके। काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग ने जाना बंद कर दिया। पता ये लगा कि मुझसे चाबियाँ ली गई थी मगर इंस्टीट्यूट चल रहा है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फैमिली को भी प्रॉब्लम हुई। हमने निर्णय लिया कि अब हम नहीं जाएंगे और हम नहीं गए। मेरी दोनों बहनी और मैं, हमने जाना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद सर ठीक हो गए, उन्हें शायद हेपेटाइटिस बी के कुछ प्रॉब्लम थी और मतलब लास्ट मोमेंट आ गया था उनका, बट आया नहीं था, वो वापस आ गए। उनको पता लगा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया है, उन्होंने बुलाया, मैं गया, मेरी फैमिली में मेरी बहनें गई, बट हमने मना कर दिया अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे और डिसकंटिन्यू करके हम लोग आ गए। मैंने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी बहनें कभी कभी चली जाती थी, उन्होंने भी बंद कर दिया। सर ने बहुत कोऑपरेट किया कि नहीं स्टार्ट करो, हम लोग हैं, ये है वो है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अब हम समझ चुके थे कि पूरी टीम हमारे अगेंस्ट है और सर ही वो व्यक्ति हैं जो हमारे साथ है। हमने बट अपनी इज्जत के वास्ते, क्योंकि हमने कभी पैसा कमाना चाहा नहीं, ना कभी वहाँ से पैसा कमाया, हमने जो मेहनत करी उसको ऊंचाइयों पे लेकर गए। हमारा जो उसमें कोऑपरेशन था, बस वो सर ने हमें सराहा और हम लोग आ गए। सर ने हमसे कंटिन्यू कम्युनिकेशंस रखा। बहरहाल माहौल फिर से बदला और फिर से बाहर आई, फिर से हमने एक सेटअप किया। अब स्टार्टअप उस जहांगीरपुरी संस्था में नहीं हुआ, अब मैंने अपना एक स्टार्टअप किया सन 2011 में, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी। 2009 में मेरे पापा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मेरे दो भाई, मेरे बड़े भाई एक पेशे से टेलर और ड्रेपर हैं और एक मेरे छोटे भाई बहुत ही मेहनती हैं थे, अब वो दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े भाई पूरा घर का ख्याल रखते थे, बट उतना नहीं रख पाते थे जितना हमारी ज़रूरत थी। हमारे परिवार की जो अपेक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो कि पेशे से इंजीनियर थे, अपने गांव की प्रॉपर्टी बेचकर दिल्ली आ चुके थे और दिल्ली आते ही वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर भाई के ऊपर लगा दी और भाई को कामयाब होते हुए मेरे वालिद साहब देखना चाहते थे। वालिद साहब की ये ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि मेरा भाई उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया जिस हैसियत से मेरे वालिद साहब उन्हें देखना चाहते थे। गांव की वो ज़मीनें आज खरबों करोड़ों अरबों क्या बहुत पैसे की हैं, लेकिन सब बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वालिद साहब ने सब पैसा भाई को दिया और भाई ने उस ज़माने में शायद ये समझ नहीं थी, वो कहीं लगा दिया, कहीं साइकिल का काम किया, किसी के बहकावे में आकर कुछ पैसे लगा दिए, कुछ प्रॉपर्टीज ले ली, गलत जगह पर डिसीजन ले लिया। वो सारे बैड डिसीजन उनकी लाइफ में बिल्कुल उनको जीरो कर गए। गाड़ियां उन्होंने ले ली, सोने की चैन वो पहनने लगे, हाथों में अंगूठियां उनके हाथ में आ गई और इस तरीके से वो खराब होता चला गया। एक हमारी दुकान थी जिसपे हम लोग कपड़े का काम बंद कर चुके थे मेरे भाई, और अब चाउमीन एंड नूडल्स का काम हो चुका था। मेरी वालदा भी कभी कभी दुकान पे बैठती थी घर चलाने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा बाहर रहते थे और वालिद साहब मेरे घर पे रहते थे। उन्हें लकवा हो चुका था, पैरालाइज का अटैक आ चुका था और इस पैरालाइज के अटैक में वो घर पे ही रहते थे, क्योंकि यूपी की सारी प्रॉपर्टी हम बेच चुके थे। बस एक वाहिद मकान हमारे पास आज भी मौजूद है, जो हमारी पुश्तैनी मकान है, और वो आज भी हमारे गांव में उपस्थित है। और हम उस मकान को बड़े शिद्दत से मोहब्बत बहुत करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे वालिद वालदा और सब हमारे परिवार के लोग उसमें रहे हैं। और इस तरीके से हम दिल्ली में हमारा बसर होने लगा और हमारे जो फैमिली के मेंबर्स थे वो बड़ी मेहनत करने लगे, क्योंकि अब हम फैक्ट्री खोल चुके थे भाई के साथ, जिसमें फॉइल बनाई जाती थी, जिसके अंदर प्लेट्स बनाई जाती थी और जिसके अंदर बहुत सारी काम होने लगे। कप्स का हमने काम कर लिया, बट सफलता मेरे भाई को कभी मिली नहीं, हमेशा फेल हो जाते थे। कुछ कमियां शायद मैनेजमेंट की हों, या कुछ उन्होंने सीखा नहीं था, या स्किल्स की कमियां रही हों, या कहें कि एरोगेंट कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। कुछ मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में, बट फैमिली कंडीशंस खराब होने लगी, क्योंकि बिजनेस ही वो चीज़ होती है जिससे आप बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। अब हम लोग उस एक कमरे के मकान में सब प्यार से रहते थे और सब मिल के मेहनत करते थे, और इस तरीके से हम परिवार को चलाते थे।
बट मेरी बहनों का बहुत कॉपरेशन रहा, उन्होंने इस काम को कंटिन्यू रखा जो वो काम करते थे, और इस तरीके से मेरे पापा की डेथ 2009 में हो जाती है। जब तक मेरे जो भाई है उनकी शादी भी हो चुकी होती है, वो सेपरेट हो चुके होते हैं, अब मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। मुझसे जो मेरे बड़े भाई थे जिनका नाम इमरान था, उनका हाल ही में इंतकाल हो गया है, और वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। बाप के मरने के बाद, मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद, मेरा जो पालन पोषण किया मेरे भाई इमरान ने किया। मैं बहुत छोटा था, हक मेरे बड़े भाई मारूफ का था, बट निभाया इमरान ने। और इस तरीके से सारा का सारा मेरी जो परवरिश है, मेरी बहनें आलिया, ज़किया, आयशा, इन्हें शबाबाजी कहता हूँ प्यार से, उनके ऊपर आ चुका था, और मैं अब बड़ा हो चुका था। कुछ जिम्मेदारियां मेरे पास थी, मैं भी थोड़ा सा माहौल में ढला हुआ था, और मैं उतना नहीं कर पा रहा था, ना मुझे रास्ते पता थे, क्योंकि स्किल्स मैंने सीखी नहीं थी। स्कूल में लेफ्ट कर चुका था, कॉलेज में गया नहीं था, यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर चुका था, NIT में छोड़ चुका था। जो सीखा था वो वहीं से सीखा था, जो मैंने खुद सीखा था। टीचर्स ने मुझे कुछ सिखाया नहीं था, और मजे की बात, व्हाट्सएप कॉलेज था नहीं उस दौरान, मैंने कुछ सीखा नहीं। मैंने शुरुआत कर दी 2011 में IP कॉलोनी अमृत विहार बुराड़ी में। एक मेरा दोस्त था जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखता था, उसकी क्लासेस होती थी मेरे घर के नीचे। वो अक्सर बिहार जाता था और बोलता था 1 महीने मेरे बच्चे को पढ़ा लेना, और जब मैं पढ़ाने के लिए जाता था तो वो सारे बच्चे मैं ही पढ़ाता था। वो सब चीज़ें होने लगी मेरी लाइफ में, और मैं पढ़ाता रहा, और उसके बाद मैं एक दिन हम दोनों में दोस्ती हुई, और दोस्ती होते होते हमने IP कॉलोनी में इंस्टीट्यूट रन कर लिया, जिसका नाम विश्वास स्टडी सर्कल रखा। विश्वास, जो मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगता था, उस दौरान वो मेरा दोस्त हुआ करता था, मैं आज भी दोस्त मानता हूँ, बट अब हमारी बात नहीं हो पाती है। उसकी फैमिली, मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी, और एक दूसरे को बहुत प्यार से हम रहते थे। 2011 में मेरे बड़े सर, मेरी बहन हिरेंद्र सर, और हम सब, और मेरे एक और सर शाह मोहम्मद शमीम, जो कि एक पत्रकार हैं, और अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। मेरे साथ 2011 में उन्होंने एक सेटअप स्टार्ट कराया, जिसका नाम हमने विश्वास स्टडी सर्कल रखा, क्योंकि मेरा दोस्त भी उसमें पार्टनर था और मैं भी उसमें कंप्यूटर सिखाता था। मेरी शुरुआत हो जाती है वहाँ से। उसके बाद मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में जाना जाने लगा, और मुझे लोगों से बहुत मोहब्बत मिली। IP कॉलोनी, अमृत विहार, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझसे सीखा। जैसे कि मैंने बताया, मुझ में कॉन्फिडेंस था कि मैं सिखा सकता था, और मैं दावा भी करता था, क्योंकि पहला इंसान का दावा ही होता है। तो मैं दावा करता था मैं सिखा सकता हूँ। मेरा एक अच्छी सूझबूझ होने के नाते मेरे रिलेशंस अच्छे बनते चले गए लोगों से, और मैं पढ़ाने लगा सन 2011 में छठ घाट के पास। उसके बाद मैं इतना फेमस हो गया कि मेरा जो दोस्त था उसे मुझसे चिढ़ होने लगी, और वो उसे लगा कि मैं उसका साम्राज्य, जो उसे लगता था जबकि कुछ भी नहीं था, कि वो ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा करते करते उसने एक दिन डिसीजन लिया कि हम ये सेटअप बंद कर रहे हैं। और जब सेटअप बंद करने की बारी आती है तो मैं घबरा जाता हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब इंतकाल फरमा चुके थे। मेरे बड़े भाई मारूफ, वो अपने परिवार में मस्त हो चुके थे। मेरे भाई इमरान, वो मुंबई में थे उस दौरान। मेरी बहनें अब कहीं नहीं जाती थी, घर पर थी, और मेरे पे बर्डन आ चुका था कि मैं भी अब कुछ करूं, क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी थी और मुझे कुछ करना भी था। तो मेरे दोस्त हिमांशु शेखर तिवारी, उन्होंने कहा कि हम सेटअप को क्लोज कर रहे हैं, अब हम काम नहीं करेंगे यहाँ पर। बट ऐसा था नहीं, काम करना था उन्हें, बट उन्हें लगता था कि मैं यहाँ पर बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, तो उन्होंने चाल चली और मुझे बाहर कर दिया। मैंने उसी सेंटर के ऊपर एक खाली कमरा था, उनसे बात करी, और बात करने के बाद मैंने वो रूम ले लिया। मुझे वो चाबियां मेरे हाथ में लग गई, और मैंने पढ़ाना शुरू करने से पहले मैंने व्हाइट वॉश का सामान खरीदा। जैसे ही मैं अगले दिन पहुंचा तो मुझसे चाबियां छीन ली गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मकान मालिक ने बोला कि मैं नहीं दे सकता आपको चाबियां, क्योंकि मेरा दोस्त जो उसी इंस्टीट्यूट पर था, मैं वहीं पर था, और फर्स्ट फ्लोर मैंने ले लिया था उसी मकान का। मकान मालिक का ये दोनों रूम थे। उसने बोला मैं ये नहीं दे सकता, और मेरी मदर ने मना कर दिया। जो मकान मालिक था वो मेरा दोस्त भी था, और वो मेरे साथ खाता पीता भी था, और हम लोग बैठते भी थे। बट जो मेरा दोस्त था हिमांशु शेखर तिवारी,
उन्होंने उसकी मदर को जाकर बोला कि वो मुस्लिम है और वो ये करता है वो करता है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे बोले और उनकी मदर ने मुझे वो चाबियां नहीं दी। उस दौरान सन 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ और मुझसे चाबियां छीन ली गई। उसी रोड पर एक मेरे दोस्त बने थे जिनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जहन में, बट सोनी टेलर के नाम से बहुत फेमस है मंगल बाजार रोड पर। उन्होंने मुझे बोला कि क्या हुआ, मैंने बोला मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना घट गई है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ यहीं पे कुछ कर लिया जाए। उन्होंने मुझे एक कमरा दिलाया जो कि मनीष और सूरज जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और उनका एक रूम था नीचे हॉल, वो मैंने किराए पे लिया 11,000 रुपए में, और मैंने उन्हें 3 महीने का एक चेक दिया, आज भी वो मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे बोला हम एडवांस है ये, मैंने वो पैसा दिया, उन्होंने मेरे लिए हॉल रेडी कराया और मैंने शुरुआत करी सन 2014 में अलग। साथी विश्वास स्टडी सर्कल छोड़कर मैं साथी एनजीओ के नाम से मैंने दोबारा से शुरुआत करी सन 2014 में। उसके बाद मेरी शुरुआत होती गई, मैं पढ़ाता गया, क्लासेस होती गई, लोग मिलते गए, पढ़ाने के लिए टीचर्स भी आने लगे। मेरा एक दोस्त अंकुश गोयल, मेरा दोस्त जो इस टाइम गुजरात में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, जीएसटी ऑफिसर है, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। वो जहांगीरपुरी में उनका अपना इंस्टीट्यूट था, बट उन्होंने बोला मैं पढ़ाने आऊँगा यहाँ पर, और मैंने एकेडमी क्लासेस स्टार्ट कर दी। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़वाने लगा क्योंकि मुझे उतना शौक नहीं था छोटे बच्चों को पढ़ाने का, बट मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता था। इंग्लिश क्लासेस मैंने शुरू कर दी पढ़ाना, कंप्यूटर्स पढ़ाना शुरू कर दिया। एक मैम थी उस दौरान, रूपा मैम, वो एक स्टूडेंट थी हमारी, और उन्हें एज ए टीचर मैंने अपॉइंट कर लिया। अंकुश सर मैथ्स के टीचर, रूपा मैम इंग्लिश की टीचर, और मैं कंप्यूटर ट्रेनर। इस तरीके से छोटा सा ग्रुप हमने उसी रूम में बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आते गए, सभी का तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। शुरुआती दौर में जो थे, हमने वहाँ उस सेटअप पे काम करना शुरू करा। फिर एक रवि सर हमारे साथ जुड़े, डॉली मैम एक साथ जुड़ी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। होते होते वो सेटअप हमें कम पड़ने लगा, जगह स्पेस कम हो गई, बच्चे ज्यादा होने लगे, बच्चे बाहर खड़े रहते थे, इंतजार करते थे हमारा, और मैं उन्हें वेट कराता था। अब हमने सेटअप 2016-17 में अमृत विहार मेन रोड पर ले लिया। वहां पर फिर बच्चे बढ़ाए, ऐसे बढ़ता गया। फिर 2019 आया, फिर हमने कहीं सेटअप लिया, फिर अमृत विहार मैंने सेटअप खोले। इस तरीके से बहुत सारे सेटअप हम खोलते चले गए, और ऐसे मेरा जो सफर है वो चलता चला गया। शुरुआती दौर थोड़ी कठिनाइयों से बीता, लेकिन जो परेशानियां मैंने झेली, जो साथी एनजीओ में जो मेरी परेशानियां आई, तो मैंने शुरुआत करी, फिर 14 में शुरुआत करी, फिर 17 में, 18 में, फिर बच्चे मिलते गए, टीचर्स मिलते गए, सपोर्ट होता चला गया। फिर बहुत सारे लोग आए, नए लोग आए, पुराने लोग चले गए, लोगों ने कोऑपरेट किया, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई, सब फेस करी। उसके बाद हमने फिर एक सेटअप बनाया, फिर हमने एक साथी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हम फेमस होने लगे। फिर हमें बहुत सारे अच्छे लोग मिले, दिव्या शर्मा मैम, शिवा सर, और बहुत सारे लोग हमें मिलते चले गए, और हम लोगों ने फिर से दोबारा से मेहनत करी, और हमने सेटअप को काउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेंचाइजी बनाना शुरू कर दी। और आज हमारी शहर में और शहर के बाहर बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं जो हम चलाते हैं, और अलग अलग हमारे काम भी हैं। सोशल मीडिया का हमारे काम है, डिजिटल एजेंसी हमारी चल रही है, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे चलते हैं। बिजनेस साथी एक हमारा नया प्लेटफॉर्म है जो कि हमने अभी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम सभी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इस तरीके से हम एजुकेशन के साथ साथ हम लोग बिजनेस में भी उतर गए, और धीरे धीरे ये सफर चलता गया, और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। इस तरीके से खत्म होता है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आई। ये लाइफ में अगर बदलाव अगर आप भी चाहते हैं, तो ये आप सब अपनी मेहनत से ला सकते हैं। हर जिंदगी में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बट जहां जहां स्ट्रगल्स आते हैं, जहां जहां मुश्किलें आती हैं, जहां आप सब मुश्किलों का सामना करते हो, वहीं आपको सफलता भी मिलती है। जब आपको सफलता मिलने वाली होती है, तब अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आगे बढ़ें। परेशानियां आएंगी, और कहते हैं ना कि परेशानियां जिसकी लाइफ में आती है ना, उसी की लाइफ में सफलता भी आती है, और सफलता की मिठास उसी को याद होती है जिसने परेशानियां झेली होती हैं। जिसको सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसको ऐसी स्टेज भी नहीं मिलती है। आज बहुत लोग सफल हैं, लेकिन इस स्टेज पे आना, इस मंच पर आना, आप लोगों के सामने बोलना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बुलाया गया इस मंच के थ्रू, और मैं इस मंच पे आकर अपनी
छोटी सी कहानी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो ये सब आने के लिए मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है। आप सब करें और लाइफ में कामयाब हो। थैंक यू सो मच।